अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जब इंट्रोड्यूस करवाई गई तो इसको कहा गया कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया नेटवर्क में। वो रेवोल्यूशनरी चेंज क्या था कि एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई गई जी। वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जिसको हब का नाम दिया गया हाइब्रिड यूनिवर्सल बस। हाइब्रिड यूनिवर्सल बस जिसको मदर ऑफ डिवाइसेस कहा गया, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस रख दें और तमाम नोड्स आपकी उस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो फर्स्ट टाइम जिस डिवाइस के साथ आपकी तमाम नोड्स आके कनेक्ट हो गई उस डिवाइस को नाम दिया गया हब। हब आपकी लेयर 1 डिवाइस है जी। लेयर 1 आपकी क्या है? डेफिनेटली लेयर 1 जिसको हम फिजिकल लेयर ही कहते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिजिकल में हम डेफिनेटली वायर, तो बस टोपोलॉजी के अंदर भी तो एक वायर ही थी जिसको हमने कोएक्सियल का नाम दिया था। अगर हम यहाँ पे ये डिस्कस करें कि ये नोड ए है, ये नोड बी है और ये नोड सी है, ये डी है और ये 4 नोड्स अब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन अब किस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के ज़रिए होगी, उसका नाम क्या था? हब। अगर मैं यहाँ पे भी यही बात करूँ जैसे हम बस टोपोलॉजी के अंदर कर रहे थे कि अगर सिस्टम ए ने कम्युनिकेशन करनी है सिस्टम सी के साथ, तो बज़ाहिरी तो हमें ये भी यूनिकास्ट ही दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो कम्युनिकेशन करवानी है उसका जिम्मेदार कौन है? हब। पहले कौन था? कोएक्सियल वायर। हब जो कि लेयर 1 है, तो कोएक्सियल वायर भी क्या थी? वो भी लेयर 1 है। तो फिर फर्क क्या हुआ? जब सिस्टम नोड ए ने सी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो चूंकि वायर और हब दोनों लेयर 1 डिवाइस हैं, तो इनमें इस तरह का कोई भी पैरामीटर नहीं है कि ये इनके दरमियान क्या करवा सके? यूनिकास्ट करवा सके। तो यहाँ पर भी जो आपके सिग्नल्स होंगे वो क्या होंगे? ब्रॉडकास्ट होंगे जी। तो इट मीन्स कि आपका डाटा हब से होता हुआ सी के पास भी जाएगा, हब से होता हुआ डी के पास भी जाएगा, हब से होता हुआ बी के पास भी जाएगा। तो बकाया तो सब उसको क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन चूंकि ये डाटा सी के लिए होगा तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इट मीन्स कि अभी तक तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी विद द यूज़ ऑफ हब में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? ये जो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई गई, इस डिवाइस के अंदर कुछ पोर्ट्स दे दी गई। जैसे 8 पोर्ट का हब होता है, 16 पोर्ट का हब होता है, 24 पोर्ट का हब होता है। अगर हम 24 पोर्ट हब की बात करें और किसी एक जगह से वो वायर कट जाए, तो बकाया 23 नोड्स की वायर्स तो चूंकि लगी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, तो वो तो आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे। अगर 24 पोर्ट की हब है तो फिर आपके पॉइंट ऑफ फेलियर भी कितने हो गए? 24। और वायर कितनी जगहों से कटी है? अभी एक जगह से। तो रेस्ट ऑफ द नोड्स आपकी आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे। इट मीन्स कि जो ड्रॉबैक हमारा बस टोपोलॉजी के अंदर था कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, वो स्टार टोपोलॉजी विद द यूज ऑफ हब वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ फेलियर कितने हैं? जितनी हब की नंबर ऑफ नोड्स हैं और नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर अगर 24 पोर्ट्स हैं तो आपके पॉइंट ऑफ फेलियर भी कितने हैं? 24 हैं। तो डेफिनेटली वो नेटवर्क जिसके पॉइंट ऑफ फेलियर ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा बेहतर कंसिडर किया जाता है जी। लेकिन जो इसके काम करने का अंदाज था वो वैसे ही है जैसे बस टोपोलॉजी के अंदर आपकी कोएक्सियल वायर कर रही है। क्यों? क्योंकि वो भी लेयर 1 है और आपकी हब भी लेयर 1 है जी। तो चूंकि लेयर 1 की बेस पर इनके पास कोई भी
ऐसा आइडेंटिफाइड नहीं है जिसकी बेस पर ये अपनी डेस्टिनेशन का तयन कर सके। इस वजह से ये हमेशा क्या करवाते हैं, ब्रॉडकास्ट ही करवाते हैं। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट ज़रूर यहाँ पे आया और वो क्या था, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने हब को रिप्लेस किया किसके साथ, स्विच के साथ। स्विच जो कि आपका लेयर 2 डिवाइस है। स्विच के मुतालिक कहा गया कि ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जी। स्विच के मुतालिक कहा गया कि ये डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा। अगर हम हब को रिप्लेस कर दें स्विच के साथ, बज़ाहिरी तो ये दोनों देखने को सेम ही लगते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हब और स्विच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। स्विच जो कि लेयर 2 डिवाइस है, लेयर 2 आपकी कौन सी है, डेटा लिंक लेयर। और अगर हम यहाँ पे हब को रिप्लेस कर दें किसके साथ, स्विच के साथ, और थोड़ी देर के लिए मान लें कि यही 4 नोड्स की कम्युनिकेशन अब किसने करवानी है, स्विच ने करवानी है, और सिस्टम ए ने कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ, सी के साथ। लेकिन अब करवाने वाला कौन है, स्विच है। तो हब की जगह जब हम स्विच यूज़ करेंगे, और स्विच के मतलब अभी कहा कि ये लेयर 2 है और लेयर 2 डेटा लिंक लेयर है, तो डेटा लिंक लेयर पर एक हेडर है, और वो हेडर क्या है, मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सिस्टम के अंदर लगे हर सिस्टम के अंदर एक लैन कार्ड जिसका एक मैक एड्रेस होता है। हम थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लें कि सिस्टम ए का मैक क्या है, स्मॉल ए है, सिस्टम बी का मैक क्या है, स्मॉल बी है, और सिस्टम सी का मैक क्या है, स्मॉल सी है, और इसी तरह डी सिस्टम का स्मॉल डी है मैक। अगर सिस्टम ए ने सी के साथ कम्युनिकेशन करनी हो तो डेफिनेटली चूंकि ये सिस्टम्स नेटवर्क पर हैं तो हम इनको कोई ना कोई आईपी एड्रेस भी देंगे। फॉर एग्जांपल इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है 1.1.1, इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है 1.1.2, इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है 1.1.3, और इस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, 114G। अगर सिस्टम ए ने सी के साथ कम्युनिकेशन करनी है और कम्युनिकेशन करवाने वाला स्विच है और स्विच लेयर 2 पे है और लेयर 2 का हेडर अगर मैक है, तो इसका मतलब ये है स्विच कम्युनिकेशन करवाएगा मैक की बेस पर। लेकिन स्विच के पास तो मैक नहीं है अभी। स्विच को क्या पता हो कि उसके साथ जो सिस्टम्स लगने हैं उसका मैक एड्रेस क्या है। अगर मेरे पास मैं एक स्विच हूँ और मैंने स्विच की मैक की बेस पे कम्युनिकेशन करवानी है और मुझे सिस्टम के मैक का नहीं पता, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कैसे कम्युनिकेशन करूँगा। कोई ना कोई ऐसा SOP प्रोटोकॉल ज़रूर होगा कि मैं पहले उस मैक को लर्न करूँ। स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि स्विच के अंदर हमें क्या मिला, IOS मिला, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं जी। अगर सिस्टम ए ने सी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो सी सिस्टम का एक मैक है, और वो मैक क्या है, स्मॉल सी, जो कि स्विच को नहीं मालूम। तो स्विच के लिए वो मैक अभी क्या है, अननोन है। तो स्विच कम्युनिकेशन करवाने से पहले IOS के अंदर कुछ मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। उन प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल है ARP प्रोटोकॉल जी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जी। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है, वो
सेंड करता है आईपी और डिमांड करता है किसकी, मैक की जी। अगर सिस्टम ए ने कम्युनिकेशन करनी है सी के साथ, तो सी का आईपी क्या है 113, और ये हम जानते हैं क्योंकि आईपी एड्रेस तो एडमिनिस्ट्रेटर खुद देता है, हम खुद देते हैं, तो हमें ए के आईपी का भी पता है, बी का भी और सी का भी और डी का भी। तो हमें पता है कि सी का आईपी एड्रेस क्या है 113। तो यहां से हम कहेंगे हु इज 113। अब जब लफ्ज यूज होगा हु इज, इट मीन्स कि ये मेरे लिए अननोन है, और जब भी अननोन की बात होगी तो डेफिनेटली हमेशा हमारे लिए ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। तो हु इज 113, अब नोड्स कितनी है 4, इट मीन्स कि वो चारों पे प्रोपगेट होगा, चारों पे ब्रॉडकास्ट होगा। वो 112 बी के पास जाएगा, लेकिन वो देखेगा यार ये तो 113 को कॉल कर रहा है, तो मैं तो 112 हूँ, लिहाजा वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। वो 114 के पास भी जाएगा, लेकिन उसको पता है कि ये 113 को कॉल कर रहा है, लिहाजा वो उसको भी डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन जब ये 113 के पास जाएगा तो 113 जब अपना एड्रेस देखेगा तो वो देख लेगा हाँ जी मैं ही 113 हूँ, तो डेफिनेटली रिप्लाई आगे से सिर्फ अब कौन करेगा, सी करेगा। क्यों? क्योंकि वो 113 है। तो मैंने सेंड क्या किया, आईपी, और डिमांड क्या कर रहा हूँ, मैक की। तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, उसका मैक एड्रेस। इसी तरह मैं बी के साथ कम्युनिकेशन करूंगा, हु इज 112, तो वो भी ब्रॉडकास्ट होगा, और वो ब्रॉडकास्ट किसके जरिए हो रही है, आप प्रोटोकॉल। आप प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल्स हैं कि अपने साथ लगे तमाम सिस्टम्स के मैक्स को लर्न करेगा, और जब तक वो मैक्स को लर्न करेगा आप चलेगा, और जब तक आप चलेगा तब तक ब्रॉडकास्ट होगी। एक वक्त होगा कि मेरे स्विच के साथ लगी तमाम नोड्स के मैक मैं लर्न कर लूँगा, और ये सारे मैक एड्रेस जो लर्न हो रहे होंगे वो कहाँ पे लर्न हो रहे होंगे, कहाँ पे स्टोर हो रहे होंगे, मैक एड्रेस टेबल के अंदर जी। एक वक्त होगा कि मेरे पास सिस्टम ए का मैक भी स्टोर हो जाएगा जिसका मैक क्या है ए, सिस्टम बी का भी मैक एड्रेस आ जाएगा जिसका मैक एड्रेस क्या है बी, सी का भी सी आ जाएगा और डी का भी डी आ जाएगा जी। तो अब मेरे पास लगे अगर 4 सिस्टम है तो 4 के 4 मैक्स को मैं लर्न करके रख लूँगा मैक एड्रेस टेबल के अंदर जी। अब जबकि मैंने कम्युनिकेशन भी मैक की बेस पे करवानी है और चारों के चारों सिस्टम के मैक्स भी मैंने लर्न कर लिए हैं, तो इट मीन्स कि मैंने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी हो, मैंने सी के साथ कम्युनिकेशन करनी हो, डी के साथ कम्युनिकेशन करनी हो। अब मेरे लिए डेस्टिनेशन कोई भी ऐसी नोड नहीं है जो मेरे लिए अननोन हो, क्योंकि मैंने हर सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने से पहले किसको जानना है, मैक को। और मैक कहाँ पे पड़ा हुआ, मैक एड्रेस टेबल के अंदर। तो मेरे पास सिस्टम ए का भी मैक है, बी का भी है, सी का भी है और डी का भी है। अब सिस्टम ए ने अगर सी के साथ करनी है तो मैक एड्रेस टेबल देखेगा और सी का मैक पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वो अब ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब उसका डेस्टिनेशन एड्रेस अननोन नहीं रहा बल्कि उसके मैक एड्रेस टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब वो ब्रॉडकास्ट नहीं होएगा बल्कि क्या होएगा, यूनिकास्ट होगा। जब तक मैं स्विच अपने तमाम मैक एड्रेस सिस्टम के मैक एड्रेस को लर्न नहीं कर लेता तब तक तो आप चलता रहता है, लेकिन जब मेरे पास पूरी टोपोलॉजी की पिक्चर उसके तमाम मैक एड्रेस आ जाते हैं तो उसके बाद मेरा आर्क प्रोटोकॉल चलना बंद हो जाता है। उसके बाद स्विच ब्रॉडकास्ट करना बंद कर देता है। उसके बाद आपका स्विच क्या करता है, यूनिकास्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मैक। स्विच को इसी वजह से इंटेलिजेंट डिवाइस कहा गया, क्योंकि स्विच के पास कम्युनिकेशन करने के लिए एक आइडेंटिफायर है, और वो आइडेंटिफायर क्या है, मैक एड्रेस जी। स्विच जो कम्युनिकेशन करवाता है वो मैक एड्रेस
की बेस पे करवाता है। और स्विच जो आपकी डिवाइस, जैसे कि हमने बस टोपोलॉजी के अंदर देखा था कि बस टोपोलॉजी चूँकि लेयर 1 पे काम करती थी, वो हाफ डुप्लेक्स थी। आप एक वक्त में डाटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन एक ही वक्त में अगर आप इधर से डाटा सेंड करते हैं और उधर से भी डाटा सेंड हो जाता है, तो एक से ज़्यादा सेंडर होने की वजह से डाटा कोलाइड कर जाएगा और दोनों का डाटा अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा। जैसे वॉकी टॉकी थे, तो वॉकी टॉकी जब भी कम्युनिकेशन करते थे तो सेंडर जब भी अपनी बात कंप्लीट करता था तो वो कहता था ओवर। इट मीन्स कि अब आप बोले तो दूसरा जो पहले बात सुन रहा था वो बोलना स्टार्ट हो जाता है, और जो बात कर रहा था अब वो सुनना स्टार्ट कर देता है। तो डाटा सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, लेकिन एक वक्त में एक काम हो रहा था। लेकिन स्टार टोपोलॉजी के अंदर जब हमने यूज़ किया स्विच, और स्विच के मतलब कहा गया कि स्विच एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है जी। मतलब आप एक वक्त में डाटा सेंड भी कर सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे आजकल हम मोबाइल पर कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, अगर 4 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं तो वो चारों दोस्त एक वक्त में सेंडर भी हैं और चारों रिसीवर भी हैं, कहीं पे आपका डाटा कोलाइड नहीं होता। तो आप फुल डुप्लेक्स की बेस पर कोई भी सिस्टम किसी भी सिस्टम के साथ, कोई भी नोड किसी भी नोड के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है जी। सिंप्लेक्स क्या है? सिंप्लेक्स है कि एक चीज़ अगर ट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रही है तो वो ट्रांसमिट ही करती जाएगी, और एक डिवाइस अगर रिसीवर के तौर पे काम कर रही है तो वो रिसीव ही करती जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे डिश एंटीना के रिसीवर हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि आपके सिग्नल्स को जस्ट रिसीव करते थे, फ्रीक्वेंसी रिसीव करते थे, वो ट्रांसमिट नहीं करते थे। तो ऐसी डिवाइसेस जो सिर्फ या तो ट्रांसमिट कर रही हो या तो सिर्फ क्या कर रही हो, रिसीव कर रही हो, उनको सिंप्लेक्स कहते हैं। और डेफिनेटली हमारा एक जो ड्रॉबैक था वो क्या था हब के अंदर, कि उसके अंदर कुलियन बहुत ज़्यादा थी। अब कुलियन क्यों होती थी? जब एक से ज़्यादा सेंडर्स होते थे तो उनके दरमियान क्या आ जाती थी? कुलियन आ जाती थी, क्योंकि वो हाफ डुप्लेक्स थी। लेकिन जब से हमने स्टार्ट किया स्विच को यूज़ करना, तो स्विच के मतलब कहा गया कि ये फुल डुप्लेक्स है। इट मीन्स कि अगर ए सी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है और इसी दौरान अगर डी कम्युनिकेशन करना चाहे किसके साथ? बी के साथ, तो चूंकि इसको स्विच को डिज़ाइन किया गया है फुल मैश बेस्ड हार्डवेयर डिज़ाइन है इसका, तो डी जब कम्युनिकेशन करेगा बी के साथ तो उसका रास्ता अलग है, और ए जब कम्युनिकेशन करेगा सी के साथ तो उसका रास्ता अलग है। तो डेफिनेटली जब इन सब के रास्ते ही अलग होंगे, इनका डिज़ाइन ही फुल मैश्ड है, तो ये आपस में कभी भी कोलाइड नहीं करेगा और कभी भी कुलियन नहीं आएगी। और डेफिनेटली उसी तरह इसके भी पॉइंट ऑफ फेलियर कितने हैं जितनी इसकी नंबर ऑफ नोड्स है। तो स्टार टोपोलॉजी जिसके अंदर आप स्विच यूज़ कर रहे हो, आपकी एक्सेसिव कुलियन वाला ड्रॉबैक और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वाला ड्रॉबैक भी ख़त्म हो जाता है जी।